Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहला क्वेश्चन हमारा है, द डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये किससे लिंक्ड होते हैं? तो दे आर लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडास्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर शुड बी फास्फोडास्टर बॉन्ड, बिकॉज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स में होता है अमीनो एसिड्स के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड प्यूरिन पिरिमिडिन को जोड़ने के लिए हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस को जोड़ने के लिए हो सकता है। तो फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सेकेंड क्वेश्चन, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स। पहली बात करें, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से डिफर करता है और ये लैक करता है, नहीं रखता है। तो क्या इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड के पास नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है। न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजनस बेस होता है प्लस शुगर होता है, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। यही चीज़ नहीं पाई जाती न्यूक्लियोसाइड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप, सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू क्लास ऑफ शुगर। यानी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो ट्रायोज, जी नहीं, हेक्सोज, जी नहीं, पेंटोज, यस इट इज़ द राइट आंसर। तो ट्रायोज का एक एग्जाम्पल कम से कम लिख लीजिए, पीजीएल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या डीएचएपी। और आपका जो सेकेंड ऑप्शन है बी, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए होगा, और थर्ड ऑप्शन पेंटोज इज द राइट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4, इन फैक्ट द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू। एक दूसरे के जस्ट सामने आते हैं, और इससे क्या होगा? तो ये बात एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा है उस पॉइंट्स में मेंशन है कि प्यूरिन के पिरिमिडिन के हमेशा आमने सामने होने से दोनों के बीच के यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है ये मेंटेन रहती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इसी की वजह से तो आप इसमें पॉइंट आउट कर लें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 4 सॉरी। तो पहला ऑप्शन कौन सा है? एंटी पैरेलल नेचर, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव नेचर, तीसरा यूनिफॉर्म विथ थ्रू आउट द लेंथ। तो इसी वजह से आप मार्क कर लीजिएगा, आंसर शुड बी सी। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि प्यूरिन ऑलवेज अपोजिट टू पिरिमिडिन, जिससे कि दोनों के बीच के डिस्टेंस बराबर रहेंगे, इनके बीच की जो चौड़ाई है वो मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द लेंथ। क्वेश्चन नंबर 5, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द डीएनए एंड हिस्टोन, बोथ पॉजिटिव, नहीं, बोथ नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। तो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और समझना होगा कि डीएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए लपेटे रहता है किसको? मतलब रैप्स अराउंड हिस्टोन, यानी हिस्टोन के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है? न्यूक्लियोसोम का। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट, मार्क कर लीजिएगा, प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कहाँ होते हैं ये? तो भैया इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? देखिएगा, ये आपका मान लीजिए डीएनए का स्टैंड है, ये 5 डैश है, ये इसका 3 डैश, ये 3 डैश और ये इसका 5 डैश। ये हमारा हो जाएगा टेम्पलेट और ये हमारा हो जाएगा कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो जो हमारा 5 डैश एंड वाला सिरा होता है ये प्रमोटर होता है, और जो 3 डैश एंड वाला होता है ये टर्मिनेटर होता है। या दूसरे संदर्भ में बात करें, सॉरी, तो ये हमारा अपस्ट्रीम हो जाएगा और ये हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। 5 डैश अपस्ट्रीम, 3 डैश डाउन स्ट्रीम। तो आंसर शुड बी सेकेंड, याद रखें। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में पहला पॉइंट, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरी बात,
इट कैन बी ट्रीटेड विद द आयरन सप्लीमेंट्स, इसे आयरन सप्लीमेंट से ट्रीट किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। मॉलिकुलर डिजीज है, यस। कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, देखिए जब भी किसी को सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसे मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, और आरबीसी का को जो मलेरिया का जो अटैक होता है वो आरबीसी में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है। तो आंसर शुड बी डी। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयूजी, एयूजी के रेफरेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। तो एयूजी एक प्रकार का जेनेटिक कोडॉन है और इसके बारे में कम से कम आपको 3 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला, ये मैथ्योनिन को कोड करता है, दूसरा ये एक इनिशिएटर कोडॉन है, और तीसरा ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों जगह मैथ्योनिन को कोड करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ कोड फॉर मैथ्योनिन, ठीक है सही है। इट आल्सो इनिशिएशन कोडॉन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखें। इट कोड फॉर मैथ्योनिन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, नॉट बैड। आंसर शुड बी, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, तो पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, डीएनए नहीं। देखिए डीएनए तो बहुत बाद में हमें पता चला है, प्रोटीन मैक्लेयार्ड मैकर्टी अवेई के पहले प्रोटीन माना जाता था, लेकिन उसके पहले भी था कुछ था, तो वो था हमारा कौन, आरएनए। तो आंसर शुड बी डी, कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 10, विद रिगार्ड टू मैच्योर मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट, देखिए पूछ रहे हैं मैच्योर मैसेंजर आरएनए, इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि इसके पहले जो आरएनए था वो कुछ ही और तरीके का होता होगा। तो कुछ ऐसे बात करें, मान लीजिए आरएनए जो हमारा बन के आता है इमेच्योर वाला, इमेच्योर आरएनए में कुछ ऐसी बात होती है, 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं, ऐसे बात कर लीजिए। तो ये हमारा मान लीजिए इंट्रॉन है, थोड़ी देर के लिए ये इंट्रॉन है, और ये ब्लू वाला एक्सॉन है, ये हमारा इमेच्योर आरएनए है। फिर क्या होता है, लास्ट में थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है कि इसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है और हमारा आरएनए छोटा हो जाता है और इंट्रॉन कट के हट जाता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते। तो मैच्योर आरएनए में एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन नहीं होते। तो आइए पढ़ते हैं, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन डू नॉट अपेयर इन द मैच्योर आरएनए, गलत है। एक्सॉन अपेयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपेयर इन द मैच्योर आरएनए, यस बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 11, in human chromosome with the highest and least number of genes, तो भैया ये फैक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये फैक्ट मेंशन है, आप जरूर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट फिर भी ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन भी देखने के पहले एक इन्फॉर्मेशन, हाईएस्ट जीन जो होती है ये 2968 है और लीस्ट कितनी है 231। मैं आपको बता दूं कहाँ होता है, तो हाईएस्ट होता है क्रोमोसोम नंबर 1 में और लीस्ट होता है क्रोमोसोम नंबर वाई में। तो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो याद रखिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें किस साइंटिस्ट ने रोल नहीं किया, तो फ्रैंकलिन ने किया, यस किया, विल्किंस ने किया, यस किया, चार्गाफ रूल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने भी सपोर्ट किया था। तो किसने नहीं किया, देखिए मेसेल्सन स्टॉल का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये आसान सवाल है, इसमें बहुत समझाने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यस डीएनए पॉलीमर, एक न्यूक्लियोटाइड टूटता चला जाता है 3OH ग्रुप के सहारे, विच आर लाइकली टू ईच अदर बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस वुड यू चूज, कौन से मॉडिफिकेशन आप चूज करेंगे। तो रिप्लेस प्यूरिन विद प्रिमिडिन, बेकार का पॉइंट हो जाएगा। रिमूव रिप्लेस 3OH ग्रुप इन द डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगला भी पढ़ लेते हैं, रिमूव रिप्लेस 2H ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, जी नहीं, किसी और ग्रुप के साथ नहीं कर सकते। बी वाले पॉइंट को हटा दीजिए, मतलब 3OH ग्रुप को अगर हटा देंगे तो फिर इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं आएगी, और आगे जो मैचिंग की बात आप कर रहे हैं या जो पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी, वो पॉलीमराइजेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
ये अच्छा सवाल है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड। कहना डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस डीएनए की में होती है एक स्ट्रैंड पे, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, डिसकंटिन्यूअस होने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है साहब? रीज़न क्या है कि जब जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये हमेशा 5 to 3 दिशा में ही काम करता है। अच्छा, तो हमारे पास डीएनए टेम्पलेट दो हैं, ये कैसे हैं? ये एक 5' है और दूसरा 3' है, और ये 3' है, ये 5' है। तो सिर्फ इस पे काम कर पाएगा इधर से इधर कंटिन्यूसली, लेकिन इधर जितना खोलेगा उतना ही कर पाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, याद रखिएगा। तो डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग वेरी लॉन्ग, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। यस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसमें जब स्टेप काउंटिंग करते हो 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। यस, डी आंसर, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। तो जीन एक्सप्रेशन जो है, इसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल करते हैं, ट्रांसलेशन लेवल पे कंट्रोल करते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही कंट्रोल करने की बात करते हैं हम लाइकोपेरॉन के माध्यम से। तो फिलहाल एक पॉइंट समझना है, तो वो कौन सा है कि ट्रांसक्रिप्शन चूंकि पहला ही स्टेप है, इसलिए इसी को आंसर किया जाएगा बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन में, जहां हम कंट्रोलिंग की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेगुलेटरी प्रोटीन, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है ये। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कभी गलत भी नहीं होता। रेगुलेटरी प्रोटीन, लाइकोपेरॉन की याद आनी चाहिए इस सवाल के लिए। रेगुलेटरी प्रोटीन और द एसेसरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन एक प्रकार का एसेसरी प्रोटीन है दैट इंटरेक्ट विद द आरएनए पॉलीमरेज एंड अफेक्ट द रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेगुलेटरी प्रोटीन? देखिए, होता क्या है कि जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन है, मान लीजिए उसने रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया, अब इसके दो ऑप्शंस हैं, या तो ये जाके ऑपरेटर से जुड़ेगा, और जब ये ऑपरेटर से जुड़ेगा तो सिस्टम को क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। यानी ये हमारा कैसे काम करेगा? रिप्रेसर के रूप में काम करेगा। अच्छा, ये जाके जुड़ सकता है लैक्टोज के साथ, तो फिर उस समय एक्टिवेटर के रूप में भी काम कर सकता है, बचा लेगा जाके उसको लैक्टोज के साथ जब जुड़ जाएगा तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, ऑपरेटर एज वेल एज रिप्रेसर। तो आंसर शुड बी डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटेड सीक्वेंस। तो भैया लास्ट कौन सा है? तो क्रोमोसोम नंबर 1 था, जो लास्ट में सीक्वेंस किया गया था, 2006 में किया गया था। बिना ऑप्शन के हम इसमें आंसर करेंगे। तो लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस, आंसर इज फर्स्ट। विच आर द फॉलोइंग 19, विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए? इट इज कैरियर फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए सिंथेसिस पॉलियस। ये है, लेकिन ये एमआरएनए का काम है। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम, टीआरएनए का फंक्शन है ये। इट कंस्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, आरआरएनए का फंक्शन है। आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 5 through 86. Find out the which of the proportion of the different bases are adenine 29, guanine 17, cytosine 32 and thymine 17. Considering the Chargaff rule, it can be calculated. देखिए, चारगाफ रूल के लिए क्या होता है? एडनीन थाइमीन के बराबर हो और ग्वानीन साइटोसिन के बराबर हो। तो यहाँ पे ना तो एडनीन ग्वानीन के थाइमीन के बराबर है, क्योंकि एडनीन 29 है और थाइमीन 17 है, ग्वानीन 17 है, साइटोसिन 32 है, तो भैया यहाँ चारगाफ रूल लगेगा नहीं। अच्छा, मतलब क्या हुआ? चारगाफ रूल किसके लिए होता है? चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए चारगाफ रूल वैलिड नहीं है। तो आंसर आपका पहला नहीं हो सकता। इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यही आंसर होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हम कर नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन विद दिस। अच्छा सवाल है, एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21, in some viruses DNA is synthesized by using RNA template, such DNA is called। तो देखिए, जब भी कभी ऐसी बात करते हैं तो इस प्रकार के केस में आरएनए से डीएनए बनता है
वाया एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इस प्रकार के डीएनए को कहते हैं सी डीएनए, मार्क कर लीजिएगा। ये कुछ वायरसेस में होता है, इस रेट्रोवायरस की आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये सवाल करने से पहले आपको मेसन स्टोन का एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एनसीईआरटी पलट के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। इफ मेसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन, देखिए 4 जनरेशन, एक जनरेशन 20 मिनट में, 2 40, 3 60 और 4 80, ये 80 जनरेशन वाला सवाल एग्जाम उसमें अलग से दिया हुआ है 80 मिनट के लिए, 80 मिनट वाला सवाल कहा है कि इसको करके बताइएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर या भी चाहे तो याद कर लें, मैं बता देता हूँ फिलहाल। वहाँ पे हाइब्रिड था एक हमारे पास, पहले जनरेशन में हाइब्रिड बनता है, फिर 1 से 2 बनता है, 2 से फिर 4 बनता है, 4 से फिर 8 बनता है, और 8 से फिर 16। ये पहली जनरेशन है, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 जनरेशन। चौथी जनरेशन में 16 बन के आएंगे। 16 में 2 हाइब्रिड होते हैं, और 14 जो हमारे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मतलब क्या, N14 N14, हाइब्रिड मतलब क्या, N14 N15। तो याद रखिएगा साहब। और 15 वाले 0, ये वाले कितने होंगे 2, और ये वाले कितने होंगे 14। तो रेशियो क्या आएगा 0:1:7। एक और सवाल बनता है, यहाँ परसेंटेज पूछते हैं कि हाइब्रिड वाले का परसेंटेज बताइए, तो हाइब्रिड का परसेंटेज निकाल लीजिएगा, 12.5 आएगा, और नॉर्मल का आएगा 87.5। डायरेक्ट सवाल याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फॉर मोर डिटेल कैन व्हाट्सअप ऑन माई नंबर एज वेल। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज। अब इसको भी करने के लिए आपको, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चन के लेके आऊँगा, तो वहाँ पे भी ढेर सारे सवाल इसमें शामिल होंगे, बट फिलहाल अभी की बात करते हैं। यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट से लगेगा सवाल। ये कह रहे हैं अगर ये कोडिंग दिया हुआ, क्या मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो ये 5' है, मतलब ये कोडिंग स्टैंड हमारे पास है। कोडिंग स्टैंड से अगर हमें आरएनए बनाना होता है, तो डायरेक्ट आप याद रख लेना कि आपको क्या करना होगा कि डीएनए से आरएनए बनाते समय, अगर कोडिंग से बना रहे हैं तो कोडिंग से बनाते समय सिर्फ आप टी की जगह यू कर दीजिए, बाकी सब सेम कर दीजिए। तो ये पहले ऑप्शन में हम चेक कर, यही आंसर भी है। तो ए टी यू जी जी ए टी की जगह यू कर दिया, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ मैंने टी की जगह पे यू किया है, बाकी सब सेम है। टेम्पलेट से आप करेंगे तो पूरा आपको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब। जब भी आप इस सवाल को करें तो फिर आपको एक बार एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, जब आपने देखा होगा जहाँ पे प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन की बात करी गई है, तो वहाँ पे बना हुआ है कि प्रमोटर के बाद आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करता है। तो वो सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर को ही करता है। डायग्राम जाके आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन मैसेंजर आरएनए इज AUG, ये 5 to 3 दिशा में है। अगर हम इसमें T देखने की कोशिश करें, इसके एंटी कोडॉन, और 5 to 3 में ही देखें, तो क्या आएगा, A की जगह क्या हो जाएगा C, U की जगह क्या हो जाएगा A, और G की जगह क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो CAU आएगा, या CAU या UAC हो सकता है। तो UAC जो होगा वो 3' में आएगा। ये आप डायरेक्ट याद रखना, आंसर शुड बी B। ओके, देन उसके बाद हम बात करें अगर अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड टू द tRNA ये किससे अटैच होता है, तो 3' एंड से। तो डायरेक्ट सवाल याद रखें, B आंसर, क्योंकि ये आपको देख के याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अमीनो एसिड किससे अटैच करता जाके 3' एंड से। बाकी ज़्यादा सवाल हम लोग इस टॉपिक पे फिर से करेंगे, जहाँ पे और आपकी परेशानी जो कब होती, क्योंकि इसमें कितना भी पढ़ लें थोड़ी बहुत परेशानी रह जाती है, क्योंकि आइडिया या तो पूरा होना चाहिए या तो फिर हो नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 27, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द मैसेंजर आरएनए फर्स्ट बाइंड टू। तो जब आप इस पॉइंट को पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, तो वहाँ पे एक बात लिखी है कि जब भी मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है, यानी व्हेन मैसेंजर आरएनए इनकाउंटर्ड विद द स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट, देन ट्रांसलेशन शुड बी स्टार्ट। तो अब तो मैंने सारा कुछ बोल दिया, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन ई कोलाई द लैक ऑपरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कब स्विच ऑन होता है, जब रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज के साथ जुड़ जाए तो ऑन होगा।
और ना जुड़े तो ऑफ होगा। ऑप्शन पढ़िए, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड टू द प्रेशर, तो आंसर शुड बी ए। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको किसी सवाल में है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर देख दीजिए, आई विल बी गिव द डिटेल आंसर। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मॉलिकुलर इनहेरिटेंस बेसिस सीरीज का। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।